खजाने के लालच में वंदना और बिरजू दोनों पुराने महल के बाहर खड़े हैं। बाहर से तो ये हवेली भूतिया लगती है, हमें अंदर जाना चाहिए क्या? सदियों से बंद पड़ी है ये हवेली, अंदर ढेर सारा खजाना है। गांव वालों ने भूत प्रेत की झूठी बातें फैलाई हुई हैं ताकि कोई खजाना ना लूट पाए। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। दोनों ने हवेली के दरवाजे पे जैसे ही कदम रखा, बिजली कड़कने लगी और बरसात शुरू हो गई। बिन मौसम बरसात। चल अंदर चल। महल के दरवाजे के सामने वाली दीवार पर रानी दमयंती की पेंटिंग लगी हुई थी। वंदना, ये है रानी दमयंती, जिसकी कहानी सारे गांव वाले सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर है ना रानी? और लोग बोलते हैं ये तलवार चलाती है। दरवाजे खिड़कियां पटकने लगी, सारी चीजें खड़खड़ाने लगी। बिरजू अब भी हंसी रहा था कि उसके सामने रानी दमयंती का भूत खड़ा हो गया। अब हंस हंस। रानी दमयंती के भूत को देखकर दोनों की रूह कांप गई। बहुत हंसी आ रही थी ना, अब तुम रोगे। भाग वंदना। बिरजू और वंदना ने भागने की कोशिश की, पर सिर्फ उनके पैर चल रहे थे। रानी दमयंती का भूत अपने सिंहासन पे बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। बिरजू के पसीने छूट गए और वंदना ने रोना शुरू कर दिया। हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? मेरे महल में घुसकर मेरा खजाना लूटने आए थे और मैं तुम्हें छोड़ दूं? हरगिज नहीं। रानी दमयंती के हाथ में उनकी तलवार आ गई। वो अपने सिंहासन से उठी और एक ही बार में दोनों के सर काट दिए। मेरे खजाने को लूटने की इच्छा भी रखी तो मैं तुम्हारा यही हाल करूंगी। अगले दिन न्यूज़पेपर में आर्कियोलॉजिस्ट रामचरण ने वंदना और बिरजू की मौत की न्यूज पढ़ी। इंटरेस्टिंग। खजाने की रक्षा करने वाली भूतनी, ऐसा कहीं होता है क्या? किसी इंसान ने ही इन दोनों को मारा होगा। सर, मैंने भी यही केस पढ़ा है। ये कोई पहला मर्डर नहीं है। इन मर्डर से पहले और बहुत सारे मर्डर हुए हैं इस खजाने के लिए। तो अब तक खूनी पकड़ा नहीं गया? खूनी इंसान हो तो पकड़ा जाएगा ना। लोगों का मानना है कि ये खून रानी दमयंती का भूत करता है। भला भूत को कोई कैसे पकड़ेगा? कुछ भी, अब तुम भी लोगों की बातों में आ गई। एनीवेज, ये बताओ, उस महल में सच में कोई खजाना है या नहीं? जितने एविडेंस मिले हैं उसके हिसाब से उस महल में बहुत बड़ा खजाना है, जो राजा बलदेव अपनी पत्नी रानी दमयंती के हवाले सौंप के गए थे, जिसकी रक्षा वो आज तक कर रही हैं। अब तुम भी मुझे भूत प्रेत की स्टोरी सुनाती रहो। सोचो उस खजाने से देश के गरीबों का कितना भला होगा। चलो पैकिंग करो, हम कल ही उस महल में जाएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट रामचरण को भूतों में यकीन नहीं था, पर उन्हें खजाने में इंटरेस्ट जरूर था। अगले दिन रामचरण और उनकी असिस्टेंट बरखा पालमपुर पहुंच गए। सर, हमें डायरेक्टली महल में जाना चाहिए क्या? हमें पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए, फिर जाएंगे। इंफॉर्मेशन के लिए रामचरण और बरखा पालमपुर की लाइब्रेरी पहुँचे। सर, यह है प्रोफेसर योगी। इन्होंने पालमपुर की हिस्ट्री पे बुक लिखी है। ग्लैड टू मीट यू सर। माय प्लेजर। तो सर, जैसा कि मेरी असिस्टेंट ने आपको बताया होगा कि हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हम चाहते हैं कि वो खजाना सरकारी कोष में चला जाए, जिससे गरीबों की मदद हो। आपकी सोच तो अच्छी है, पर रानी दमयंती आपको खजाना छूने देंगी तब ना।
क्या सर, आप भूतों में बिलीव करते हैं? सर, जो चीज है उसमें बिलीव रखने में कोई हर्ज नहीं। खैर, आप पालमपुर के महल का इतिहास जानने आए थे ना? हाँ, 200 साल पहले पालमपुर पर राजा बलदेव का राज था। राजा बलदेव और रानी दमयंती दोनों क्षत्रिय वंश के थे, इसलिए बहुत कुशल योद्धा थे। एक बार अपने पड़ोसी राज्य की मदद करने के लिए राजा बलदेव को जाना था। रानी दमयंती, मुझे पता नहीं कि मैं कब लौटूंगा, पर तब तक इस राज्य और इसके खजाने की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। जी महाराज। राजा जी अपने घोड़े पे सवार होकर चले गए। कुछ दिनों बाद गांव में लुटेरों ने हमला किया। लुटेरों ने गरीबों के घर लूटे और उनकी बस्ती जला दी। और फिर वो लुटेरे पालमपुर के महल की ओर बढ़ गए। महल में घुसते ही उनका सामना सैनिकों से हुआ। लुटेरे और सैनिकों में घमासान हुआ और सारे सैनिक मारे गए। बस रानी दमयंती बची थी। ए रानी, अगर अपनी जान से प्यार है तो चुपचाप हमें खजाना दे दे। मेरा खजाना चाहिए? अगर तू जिंदा बचा तो ये खजाना तेरा। तू मुझे मारेगी। लुटेरों में से एक ने रानी पर हमला कर दिया और रानी ने उसकी वहीं गर्दन काट दी। रानी ने एक एक करके 3 लुटेरों को ढेर कर दिया। अब सिर्फ लुटेरों का सरदार बचा था। लुटेरों के सरदार ने रानी के पीठ पर वार किया, लेकिन रानी दमयंती ने भी घूमकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उस दिन से आज तक जितने भी लोगों ने रानी के खजाने को लूटने की इच्छा रखी, रानी दमयंती के भूत ने सबका सर काट दिया। अरे बाप रे, ये रानी तो बहुत डेंजर है। लेकिन हम कहाँ लुटेरे हैं जो रानी का खजाना लूटकर अय्याशी करेंगे। हम तो खजाने को सरकार को देकर देश का भला चाहते हैं। वो रानी के भूत को नहीं समझेगा। उसके लिए जैसे वो लुटेरा था वैसे आप भी हो। मेरी सलाह मानिए कि महल के खजाने को निकालने की ख्वाहिश छोड़ दीजिए, इसी में सबका भला है। हाँ सर, वो रानी बहुत डेंजरस है, सबका सर काट देती है। लेकिन क्या प्रूफ है कि वहाँ रानी का भूत ही सबका खून कर रहा है, कोई और नहीं? आपको प्रूफ चाहिए, जाके देख लीजिए, लेकिन दूसरों को बताने के लिए आप जिंदा नहीं बचेंगे। प्रोफेसर योगी वहाँ से चले गए और आर्कियोलॉजिस्ट रामचरण और उनकी असिस्टेंट ने भी वापस अपने ऑफिस लौटने का सोच लिया। ऑफिस लौट के भी आर्कियोलॉजिस्ट रामचरण रानी दमयंती के खजाने के बारे में ही सोच रहे हैं। उन्हें यकीन है कि वो कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे उस खजाने को महल से बाहर निकालने का। पर रानी दमयंती भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगी। मीरगंज में आज मेघना की शादी थी। मेघना के पिताजी सेठ रायचंद बहुत डरे हुए थे। रायचंद के दोस्त राघव गुप्ता रायचंद के घर पहुंचते हैं। अरे रायचंद, ये किस तरह की शादी हो रही है गांव में? बिल्कुल सन्नाटा है, कोई रौनक नहीं है। दोस्त क्या बताऊं, इस गांव में कटे हाथों वाली चुड़ैल का साया है। कटे हाथों वाली चुड़ैल? पिछले कई सालों से जब भी गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो वो चुड़ैल गांव में आती है और दुल्हन के हाथ काट कर ले जाती है। अच्छा, तो ये बात है, तभी तुम गांव के लोग इतना डरे हुए हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं भूतों के बहुत से केस हैंडल कर चुका हूँ। तभी अचानक से मेघना दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? पापा जल्दी चलिए, चुड़ैल अपने पैरों से हमारे टॉमी का गला घोट रही है। रायचंद, मिस्टर गुप्ता और मेघना दौड़कर जाते हैं। तब तक चुड़ैल टॉमी को मारकर जा चुकी होती है।
तीनों बहुत दूर एक घर में चुड़ैल को घुसते हुए देखते हैं। यहाँ चुड़ैल की एक झलक दिखाई देती है। रायचंद और गुप्ता चुड़ैल का पीछा करते हुए उस घर में पहुंचते हैं, लेकिन चुड़ैल उस घर के सारे लोगों को भी मार चुकी होती है। घर की फर्श पर सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। कटे हाथों वाली चुड़ैल रायचंद्र और गुप्ता के सामने आती है। आओ मीरचंद के जालिमों, इस गांव में जिस लड़की की भी शादी होगी उसे अपने हाथों की बलि देनी पड़ेगी। आज तुम्हारी लड़की की बारी है रायचंद्र। लेकिन क्यों? तभी अचानक चुड़ैल गायब हो जाती है और बाहर से मेघना की चीखने की आवाज आती है। पापा बचाओ, बचाओ! रायचंद्र और गुप्ता बाहर भागते हैं। जब तक वे दोनों मेघना के पास पहुंचते हैं, चुड़ैल मेघना के दोनों हाथ काटकर ले जा चुकी होती है। रायचंद्र रोने लगता है। मेरी बेटी, वो जालिम चुड़ैल मेरी बेटी के दोनों हाथ ले गई। कोई गांव वाला बचाने नहीं आया। भगवान, ये तूने क्या किया? तभी गुप्ता की नजर धरती पर पड़े एक फटे हुए कपड़े पर पड़ती है। रायचंद, रोना बंद करो। ये देखो, चुड़ैल की साड़ी का कपड़ा लगता है। ये किसी चीज से फंसकर फट गया है। तो अगर किसी चुड़ैल के कपड़े में हनुमान की मूर्ति लपेट कर रख दो तो उसे अपने काबू में किया जा सकता है। तुम अपने घर से एक हनुमान की छोटी मूर्ति ले आओ। हो सकता है तुम्हारी बेटी के हाथ वापस मिल जाए। मिस्टर गुप्ता चुड़ैल के कपड़े में जैसे ही हनुमान की मूर्ति लपेटते हैं, वैसे ही चुड़ैल की रो रोकर चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उस कपड़े से मूर्ति बाहर निकालो। मैं मूर्ति तभी बाहर निकालूंगा जब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगी। क्या पूछना चाहता है? तू उन लड़कियों के हाथ क्यों काटती है जिनकी शादी होने वाली होती है? बहुत साल पहले की बात है। मेरे पिता इस गांव के जमींदार का कर्ज नहीं उतार पाए थे, तो जमींदार ने बदले में मेरी शादी वाले दिन ही मेरे पिता को मार दिया और मेरे दोनों हाथ काट दिए। किसी गांव वाले ने ना मुझे बचाया और ना मेरे पिता को। हाथ कटने पर मैंने आत्महत्या कर ली। तब से मैं इस गांव के लोगों से बदला ले रही हूँ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, हमें उसका बहुत अफसोस है। हम गांव वाले उस जमींदार को फांसी की सजा दिलवाएंगे, लेकिन तुम इन निर्दोष लोगों को सताना बंद करो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो क्या तुम भी दूसरों के साथ गलत करोगी? इस तरह तो ये दुनिया नरक बन जाएगी। गुप्ता की बात सुनकर चुड़ैल थोड़ी नर्म पड़ जाती है। मैं सभी गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी के हाथ लौटा दो। चुड़ैल रायचंद्र की बेटी के कटे हुए हाथ ठीक कर देती है। गांव वाले मिलकर गांव के जमींदार को फांसी की सजा दिलवाते हैं। फिर चुड़ैल हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाती है।